Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. कैसे हैं आप तमाम बच्चे? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज पर माय प्रॉमिस आप बच्चों के लिए एन टी एस नेट 2026 एडमिशन्स के लिए जो 15 मार्च वाला नेट होने जा रहा है उसके लिए मैं एक एंड गेम लेके आ गया हूँ। एक स्वीट सी एंड गेम आप बच्चों के लिए लेके आ गया हूँ। आप बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे, बहुत ज़्यादा कहने पे ये एंड गेम लेके आ गया हूँ। और मैं आपको हमेशा ऐसे ही करता होता हूँ कि मैं आप लोगों को हर महीने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ एंड गेम बना के दे दिया करूँ। तो ये आप बच्चों का इतना ज़्यादा एक होता है, कॉन्शियसनेस होती है स्टडी को लेके, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं आप बच्चों के लिए ये चीज़ें बना देता हूँ। तो ये मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं 155 पे कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइम शो हो रहा है 123, बट मैं ये जो स्टार्ट की है 1:55 AM पे की है, रात के 2 बजे के करीब करीब। 11 मार्च वेंसडे हो चुका हुआ है। अभी कल इंशाल्लाह फिर आपको ये वेंसडे मॉर्निंग में, सुबह दोपहर शाम तक ये वेंसडे को आपको मिल जाएगी वीडियो। और फिर आगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे देखिएगा और संडे को जाके नेट से आइएगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी है, कॉलेज वगैरह के ग्रुप्स में, अपने एकेडमीज़ के ग्रुप्स में, सब जगह फैलानी है। और इसको व्हाट्सएप स्टोरी पे भी लगा देना, इसको फैलाया करें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग कहते हो ना कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन क्या है। तो बीइंग योर टीचर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो आप लोगों का जो फीडबैक होता है ना, जो आप लोगों का फीडबैक है वो मेरे लिए ही नहीं, किसी भी टीचर के लिए ना बहुत मायने रखता होता है। तो जो आप लोगों का फीडबैक होता है, तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप नींद पूरी कर रहे हो, हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, याद रखिएगा। और ये कोई इस तरह वो चीज़ नहीं होती मतलब कि जिसमें कोई कमिटमेंट होती है ये वो। लेकिन इसमें आप बच्चों के लिए एक वो हमारी होती है कि आप लोगों के लिए हम इतने सिंसियर हैं, आप लोगों के लिए इतनी चीज़ें करने को दिल करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का फीडबैक बड़ा मायने रख रहा होता है, तो इसको आगे लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एन टी एस नया 2026 के लिए 15 मार्च को। याद रहे, जो 15 मार्च वाला ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब अगर आप बच्चों ने एक माइंड में चीज़ बिठाई हुई है कि सर हम ना ये 15 मार्च वाला नहीं, हम तो अप्रैल वाला देंगे। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो अप्रैल वाला नेट होगा वो 12 अप्रैल को होगा। 12 अप्रैल को तो प्यास का राउंड 1 भी होने जा रहा है। प्यास का राउंड 1 भी मेरे भाइयों मेरी बहनों होने जा रहा है। तो क्या करोगे? 12 अप्रैल को नेट दोगे या प्यास दोगे? आई विल से कि अगर प्यास इस्लामाबाद में नहीं सोचा हुआ तो प्यास को स्किप करके नेट दे लेना। लेकिन अगर प्यास को थोड़ा सा भी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है ना, तो इसको पहले नंबर पे रखना। नेट जो है ना वो फिर मई वाला नेट दे लेना। मेरी बात समझ आई है? तो खुदारा इस चीज़ को समझो, नेट आपको बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। नेट का टेस्ट लाजमी तौर पे आप लोगों ने देना है। गॉट इट? मुझे 90+ में नंबर ला के दो। मुझे पता है आप बच्चों के ना ये स्कोर अच्छे अच्छे नहीं आए हुए, मुझे पता है। आपके ये जो नेट गुजरा है ना, इसमें आप लोगों का स्कोर अच्छा नहीं है, लेकिन अब अच्छा स्कोर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्वीट एंड गेम। इसको मैं स्वीट एंड गेम इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक और वो नहीं होने वाली है। इसको मैं रिलैक्स होके आपको तमाम चीज़ें करवाता जाऊँगा, रिलैक्स होके करते जाओ। टारगेट हमारा ये है कि आप बच्चों का 90+ में स्कोर आए। और स्कोर जो आएगा वो मुझे आप लोगों ने इधर भेजना है, हमारी टीम के नंबर पे आप लोगों ने भेजना है, जो पास एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर है। और याद रखो, एन टी एस नेट पे दुनिया ख़त्म नहीं हो रही। एन टी एस नेट के अलावा और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे भाई। एन ई डी का राउंड 1 22 से आ रहा है, एन ई डी का राउंड 1 आ रहा है। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का आगे मई के अंदर टेस्ट आ रहा है, राउंड 1। आई बी ए का राउंड 2, जो कराची वाली साइड से मेरे भाई बहनें हैं, मुझे बड़े अजीज़ हैं। तो आप लोग जो कराची वाली साइड से हैं, दूर दराज से सुन रहे हो, तो आप लोगों के लिए एक बैच लेके आए हैं एन ई डी राउंड 1 के लिए, मेहरान के लिए, आई बी ए के लिए। और इसके अलावा मेरे वो भाई जो यूईटी का राउंड 1 देने जा रहे हैं, जो प्यास का राउंड 1 देने जा रहे हो, और जो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जा रहे हो, जो जीकी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जा रहे हो, तो मेरे भाई मेरी बहन याद रख लो, आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम एक स्पेशल बैच लेके आया है।
अब ये बैच इस नंबर पे राब्ता करके ज्वाइन कर सकते हो। वो तमाम बच्चे जो बैच के स्टूडेंट है, वेरी वेल डन। तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फ्रेंड्स को बैच में लेके आओ। बताओ कि यहाँ पे काम इस लेवल का वो करवाते हैं बैच में भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतनी चीज़ें यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि इतनी कहीं पे पेड बैच में भी आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये चीज़ मेरी गारंटी से आपको कह रहा हूँ। कहीं पे आपको पेड बैच में भी इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी कि 24 घंटे की आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ा दी है, 24 घंटे की फिजिक्स पढ़ा दी है, 10 घंटे की बियोलॉजी पढ़ा दी है ई कैट के लिए। नेट फरवरी का एंड गेम अलग आई हुई है, नेट मार्च की ये एंड अलग आ रही है। तो भाई इतनी एफर्ट कर रहे हैं ना, मुझे बताने दो चीज़ें, जाके अपने दोस्तों को बताओ। मैं नहीं बता पा रहा, मेरा पैगाम नहीं पहुंच रहा, आप पहुंचा दो ना। आप पहुंचा दो, पाकिस्तान के हर बच्चे तक उसका फायदा होगा भाई, फायदा होगा। यूट्यूब से फ्री भी फायदा उठा ले, बैच में आएगा तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी अच्छी हो जाएगी, दुआएं देगा, आपको बोलेगा कि अच्छी जगह का रिकमेंड किया। मैं आपको बात ये दावे से कह रहा हूँ। आपको वो थैंक यू बोलेगा लास्ट पे इंशाल्लाह कि आपने मुझे अच्छी जगह का बताया। आप लोग जानते हो यार, आप लोग सारी चीज़ों को जानते हो, ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पे ओके जी, ओके जी। अब ऑल एमसीक्यू सोल्यूशन करेंगे नेट के बारे में। ओके जी, ऑल एमसीक्यूज का सोल्यूशन करवाऊंगा। अब ये जो ऑल एमसीक्यूज हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग मेरे भाई मेरी बहन, इसमें मैं आपको जनवरी वाले नेट के क्वेश्चन करवाऊंगा, फेब्रवरी वाले नेट के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये दोनों को मैं बेस बनाऊंगा जो 2026 में, सीधी सी बात, सीधी सी बात है। सर मुझे तो ऑल ईयर के नेट के क्वेश्चंस को जानना है, ऑल ईयर के नेट को जानना है। 2025 वाले कोई मसले की बात नहीं है। यूट्यूब के ऊपर एक काम करो, यूट्यूब पे लिखो एन टी एस नेट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, एंटी स्नैट भाई पास एजुकेशन सिस्टम। एक दफ़ा लिखो, अच्छा मेरे कहने पे ना, एक दफ़ा लिखो एंटी स्नैट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो भैया इसके लिए आपको 2025 की एंड गेम शो हो जाएगी, 2024 की एंड गेम शो हो जाएगी। आपके सीनियर्स भाई ने और बहनों ने, जो सीनियर्स है, उन्होंने देखा 1,40,000 इस स्टूडेंट को देखा इस वीडियो को, 1,40,000 स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा। वो जाके दोनों वीडियो देख लो, 2025 के भी उसमें मैंने करवाए हुए हैं, 2024 के इधर मैंने करवा रखे हैं, वो दोनों एंड गेम देख लो। सर मुझे 2026 के डिटेल में जानने हैं, सामने आप आके पढ़ा रहे हो, आपकी शक्ल भी नजर आए। तो फिर फरवरी में एक एंड गेम बनाई है 4 घंटे 42 मिनट की, वो जाके देख लो। ठीक है, इसके अलावा एपिसोड 1 बना रखी है क्वांटिटेटिव के लिए, एपिसोड 2 बना रखी है क्वांटिटेटिव के लिए। ये सर्च करो एनटीएस नेट एपिसोड 1 बाईपास एजुकेशन सिस्टम, एनटीएस नेट एपिसोड 2 बाईपास एजुकेशन सिस्टम। उसमें मैंने जनवरी और फरवरी वाले क्वांटिटेटिव के करवा रखे हैं, क्योंकि आप बच्चों को मसला आता है क्वांटिटेटिव के अंदर। तो क्वांटिटेटिव के मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा रखे हैं, एपिसोड 1 में भी एपिसोड 2 में, और ये 1-1 घंटे की हैं एपिसोड्स। हाँ जी, ड्रामे तो बड़े देखते हो ना लड़कियों, बड़े ड्रामे देखती हैं आप, कि ड्रामे देख लो, उसके एपिसोड, ये एपिसोड वो एपिसोड, ये सीरीज वो सीरीज। तो ये एपिसोड देखो एनटीएस नेट की, जो तुम्हें फायदा भी देगा मेरी बहन, मेरे भाई, ये फायदा भी देगा। ठीक है ना? उसने कहीं पे काम नहीं आना, वो उसने उल्टा दुखी करना है। वो उसके साथ क्या हो गया, अब अगली किस्त में क्या होगा, अब ये क्या होगा, वो क्या होगा। भाई ये चीज़ जरूर लाएगी नहीं, ये चीज़ धोखा नहीं देगी, ये खुशियां देगी। ये चीज़ काम की है, फायदे की, इन चीज़ों पे ध्यान दो। सही है ना? ओके। जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है घर वालों के साथ गुजारो, पेरेंट्स के साथ गुजारो, ये ड्रामे शरामे देखना छोड़ दो आप। ठीक है, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, ये चीज़ें इधर ही रहेंगी। अभी इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे ड्रामे आएंगे जो आपको लगता है, इससे ज़्यादा अच्छी सीरीजेज आएंगी, वो बाद में देखना। ठीक है, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, इन चीज़ों पे ध्यान दो, प्रायोरिटीज़ को चेंज करो। ठीक है ना? वेरी गुड, आप वैसे बहुत नाइस हो माशाल्लाह, पढ़ाई पे ध्यान देते हो। अच्छा, मैंने बता दिया भैया, मुझे आगे 2025 की ना कहानी सुनाना सर, 2025 के मुझे पेपर चाहिए, 2025 की एंड गेम बनाई हुई है, वो जाके देख लो। 2024 पे एंड गेम बनाई, देखो ना भाई, बेवकूफ़ी होगी कि मैं वही चीज़ें बार बार आके इधर आपको करवा दूँ और उसका फ्लेक्स मारूं कि ये देखो मैंने फिर, भाई वो 2025 में करवा चुका हूँ, 24 में करवा चुका हूँ, वो तब बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, अब वैसा नहीं करवा पाऊंगा ना। तब ऐसे वो जोश में 2025 के ताज़े ताज़े पेपर हुए हुए थे और मैंने ऐसे कमाल के आके पढ़ा दिए, हो गया। हाँ, अब उनको दोबारा से मैं रीअरेंज करूंगा इस तरह, टाइम भी और उसका फ़ायदा नहीं, ऑलरेडी करवा चुका हूँ 2025 के भी और 2024 के भी। और मेरे भाइयों 2026 के लिए भी आने के बना रखो। ओके, अब स्टार्ट करें पढ़ाई, पढ़ाई स्टार्ट करें। ओके, अबाउट एनटीएस नेट सबसे पहले बात कर लेते हैं एफिलेशन की। भाई
एनटीएस को लेके कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर मुझे एनटीएस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो याद रख लो, एनटीएस का टेस्ट आप लोगों को 32 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिला सकता है। लिसन टू मी, लिसन टू मी डियर जेंजी, जो एनटीएस नेट का पेपर है 32 यूनिवर्सिटीज में बिठा सकता है, इंक्लूडिंग फास्ट फास्ट यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी एंड यूसीएस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेस। ये फास्ट यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कॉमसेट्स। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप लोग बड़ा हाईलाइटेड हो जाने के लिए, मतलब आप लोग एयर में जाना चाहते हो, E9 हो, E9 कैंपस हो, या इसका एच सेक्टर में एक और भी बन रहा है, बन चुका है बल्कि, कॉमसेट्स हो, और इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी हो H11 के अंदर, तो इनमें आप लोग जाना चाहते हो तो भाई ये नेट को एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा 32 और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी लगा लो 26 प्लस ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी कमाल की हैं, उनमें एक्सेप्ट होता है। नेट का टेस्ट हर महीने हो रहा होता है। जब से कोविड हुआ है उसके बाद से नेट का टेस्ट हर महीने होता है। नेट 2026 भी एवरी मंथ होगा। आप किसी भी मंथ का नेट दे तो सकते हो, लेकिन एक ये रिस्ट्रिक्शन है जो कई बच्चों को पता नहीं होती, कि अगर आप नेट के बिहाफ पे 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तो जुलाई से पहले पहले वाले नेट क्लियर कर लीजिए। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर आप लोग 2026 में एडमिशन चाहते हो तो जुलाई 2026 से पहले वाले नेट क्लियर कर लो। सर क्या मतलब हुआ? मतलब जनवरी वाला नहीं हुआ सर, ठीक है कोई मसला नहीं, फरवरी वाला नहीं हुआ सर वो गुजर चुका है, मार्च वाला इंशाल्लाह करेंगे, अप्रैल वाला इंशाल्लाह करेंगे, मई वाला इंशाल्लाह करेंगे, जून वाला इंशाल्लाह करेंगे। तो चलो जनवरी फरवरी मार्च गुजर गया, चलो मार्च भी गुजार दो, अप्रैल मई जून, ये तीन ट्राइज हैं, तीन ट्राइज हैं, अच्छे से दे लो। क्योंकि अगस्त के अंदर तो यूनिवर्सिटी में क्लासें स्टार्ट हो जाती हैं। सर नेट तो हर महीने दे सकते हैं, बाद में दे लेंगे, हाँ अगस्त में दे लेंगे, जब आपके साथ वाले ना यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे और आप अगस्त में जाके नेट देने जाएंगे, है ना, नेट देने जाएंगे, तो भाई जुलाई से पहले पहले वाले नेट एक्सेप्ट होंगे आप लोगों के 2026 एडमिशन के लिए। हाँ, दे अगस्त वाला भी सकते हो, सितंबर वाला भी, अक्टूबर वाला भी, लेकिन वो जो सितंबर अक्टूबर वाला दोगे वो 2027 एडमिशन में एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, यूनिवर्सिटियों से पूछ लें कि क्या मैं वो सितंबर वाला नेट क्लियर करके आपके पास आ जाऊं, तो बोलेंगे सितंबर में तो हमारी यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तो आप फिर 2027 में एडमिशन लेना। ठीक है, मैंने मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं भाई, मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, अब आगे आपको जैसे बेहतर लगे, आगे जैसे बेहतर लगे, मेरा काम था बताना आपको। अच्छा, ये नेट क्या किस बला का नाम है, है क्या, बता देता हूँ। नेट के टेस्ट में जनाब आपको 100 मार्क्स मिलते हैं टोटल। आपका ये जो टेस्ट पेपर बेस्ड नेट का टेस्ट होता है, इसमें आपको जो एमसीक्यूज हैं वो 90 एमसीक्यूज मिलते हैं। इसमें जो आपको पोर्शंस हैं वो पोर्शन किस तरह के पोर्शन हैं, मेजरली बात करूं तो बच्चों इसमें पोर्शन एक आ जाता है क्वांटिटेटिव का, बड़ा ही आप लोगों को डराने वाला पोर्शन क्वांटिटेटिव। एक पोर्शन आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग का, एक आ जाता है पोर्शन इंग्लिश का, और एक पोर्शन आ जाता है आपके दूसरे सब्जेक्ट्स का, जो कि हर बच्चे के अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे, अब एक बच्चे के पेपर में फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है। सर ये तो प्री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो? जी जी बेटा, उसी की बात कर रहा हूँ। या आईसीएस वाला फिजिक्स है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, या मेडिकल वाला फिजिक्स है, बियोलॉजी है, और केमिस्ट्री है। तो ईच सेक्शन के 10-10 नंबर होंगे, ठीक है, हर एक के 10-10 एमसीक्यूज होंगे। तो टोटल सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज आएंगे? 30।
इंग्लिश के कितने आएंगे 20, एनालिटिकल के कितने आएंगे 20, क्वांटिटेटिव के कितने आएंगे 20। तो टोटल मिला के ये 90 MCQs बनेंगे। लेकिन हर पोर्शन की वेटेज जो है वो 22.5% है। सो दैट इज वाई जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 100। नंबर कितने बनेंगे 100। 100 नंबर बनेगा। MCQs 90 है। 100% चीज़ें क्लियर हुई। पता चला ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होता है। ये वो टेस्ट है जो आप सब बच्चों को देना चाहिए। जो आप एक एक दो दो साल ज़ाया करके इस चीज़ टेस्ट की समझ आती है, बेहतर है पहले कर लो। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए स्टडी प्लान, अगर ई कैट की तैयारी नहीं है, नस्ट का राउंड 3 आ रहा है, NET 3 आ रहा है, NET 4 आ रहा है, NED का राउंड 1 है, राउंड 2 आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने चीज़ मेंशन किया कि एडवर्टाइज डिले होगा। तो नहीं, नो, ये डिले नहीं होगा। जितने नोटिफिकेशन आया है, टेस्ट जो है वो डिले नहीं होगा। टेस्ट एज पर शेड्यूल स्केजुअल के अकॉर्डिंगली इंशाअल्लाह ताला होंगे। इंशाअल्लाह ताला स्केजुअल के मुताबिक आप लोगों के टेस्ट होंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ओके, लास्ट डेज का स्टडी प्लान क्या है, कैसे एडमिशन लें 2026 में। यूईटी का राउंड 1 कब आ रहा है, 30 मार्च से 3 अप्रैल। जी सर पता है। राउंड 3 जो है वो 4 अप्रैल से होगा नस्ट का। नेट 12 अप्रैल को अगला होगा। एनईडी राउंड 1 22 मई से है। प्यास 12 अप्रैल को है। इनकी मास्टर प्लान बताऊं, इनका मास्टर प्लान 100% प्रिपरेशन के लिए बैच ज्वाइन कर लो। बिलीव मी, आप लोग अगर तो बैच के बच्चे हो ना तो वेल एंड गुड, आपकी तबीयत खुश होगी, नोट माई वर्ड। आप लोगों की तबीयत खुश होगी, इस लेवल की प्रिपरेशन करवाएंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता, अगर आपके कॉलेज में इस चीज़ का नहीं पता, तो अपने कॉलेज के ग्रुप्स में बताओ कि पास का बैच ज्वाइन करें। आप लोगों ने अगर 2026 में सिलेक्शन लेनी है, 2026 में एडमिशन आपको पार्ट 2 के नंबरों ने नहीं देना। भाई पार्ट 2 के पीछे जितना भागे हुए हैं ना, हमारे बैच में हो, आपको मैं बोर्ड की भी तैयारी मुकम्मल करवा दूंगा। बोर्ड की भी, लेकिन बोर्ड से ज़्यादा ये एंट्री टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने आपको नस्ट पाकिस्तान के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना है। यूईटी पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। फास्ट यूनिवर्सिटी कंप्यूटिंग के लिए बेहतरीन है। प्यास यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेहतरीन है। इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग के लिए गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट, जो कि 6 7 8 लाख की फीस आपको 100% स्कॉलरशिप पे देता है। हबीब यूनिवर्सिटी जो कि लिबरल आर्ट्स की टॉप यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको 100% स्कॉलरशिप देता है। हबीब यूनिवर्सिटी अगर उसका HU टॉप क्लियर हो जाए तो मेरे भाई, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। NED हैं, आउट क्लास यूनिवर्सिटी है, सिंध की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। मेहरान यूनिवर्सिटी सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग सेक्टर में। इंटीरियर सिंध से हो, कराची वाली साइड से हो, बैच में हो, बैच में हो, आप लोगों को 100% तैयारी करवाएं इंशाल्लाह। आप लोग देखिएगा आपकी 100% प्रिपरेशन होगी। और आप लोगों को एक एक चीज़ हम इस बैच में करवाएंगे। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बैच में आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। हमारे बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। उन लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी पढ़ाएगी। टॉप फैकल्टी आप लोगों को टेस्ट सेशन और जो वर्कशीट है वो हम प्रोवाइड करेंगे, और क्लास के अंदर ही उसका सल्यूशन करवाएंगे। फिर आपकी स्पेशल रिवीजन क्लासेस होंगी। फिर आप लोगों की रिवीजन क्लासेस के अलावा आप लोगों के एंड पे एक टेस्ट सेशन होता है, जिसमें मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक टेस्ट होंगे। जो बच्चे भी बैच के बच्चे हो, आप लोगों का भी टेस्ट सेशन होगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बैच में आने के लिए 7,000 फीस है, 1 टाइम पे करनी है। इस नंबर पे इजी पैसा और जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है बिलाल हसन के नाम के साथ। तो आप लोग अपनी फ़ी को पे करेंगे। फ़ी 7,000 पे करने के बाद अपना नेम, अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस, अपना नेम, अपना वैलिड ईमेल एड्रेस और अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी, और साथ में अपना वो डिसिप्लिन,
कि कौन से डिसिप्लिन से हो, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या आईसीएस, ये लिख के इस नंबर पे भेजो। विद इन मिनट्स हमारी टीम आपको हमारे बैच में ऐड कर देगी। जहां आते ही रिकॉर्डेड सेशन, तीन तीन चार चार रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। जहां आपको आते ही सारे के सारे लेक्चर नोट्स मिलेंगे। जहां आते ही सारे आपको प्रैक्टिस जोन मिलेंगे। जहां आते ही आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस में ऐड कर दिया जाएगा। और ये जो फीस का ड्यूरेशन है, ये पूरे 1 साल की फीस होती है। अगस्त के एंड तक, जब तक आपके एडमिशन क्लोज नहीं होते, तब तक ये फीस वैलिड होगी। पूरे साल के लिए लाइव क्लासेस ले सकते हो, पूरे साल के लिए प्रैक्टिस जोन की एक्सेस है, पूरे साल के लिए लेक्चर नोट्स हैं, पूरे साल के लिए रिकॉर्डेड सेशन की एक्सेस है। 100% तैयारी हो जाएगी। अगर गैप ईयर के बच्चे हो, इम्प्रूवर हो, या आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हो। ओके 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 ओके, आई एम डन विद दिस ऑल स्टफ। नाउ लेट्स मूव टू एनटीएस नेट। ओके, अब ये सर क्या आ गया, मैं प्रॉपर आपके लिए तैयारी करके आया हूँ। देखो, मैं आपके लिए पूरी तैयारी करके आया हूँ। मेरे को ये नहीं कि ये स्क्रीन शॉट ही उठा के आया हूँ, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। ये देखो, मैं आप बच्चों के लिए ये क्या तैयार करके आया हूँ, मैं आप बच्चों के लिए ये एमसीक्यू तैयार करके आया हूँ। लेकिन सबर सबर सब, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ मिलेगा बैच वाले बच्चों को, क्योंकि बैच वाले बच्चे मुझे ज़्यादा स्पेशल होते हैं। आप सब बराबर हो भैया, आप सब बराबर हो, आप सब पासियन हो, पासियन हो। लेकिन अब क्या करें, अब इतनी एफर्ट हो रही है, वो चीज़ें की हुई है ना, तो जो बैच वाले बच्चे ले क्या यार, मैं यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ना, ये सबको फ्री में मिलेगा। सबको फ्री में मिला, आपसे प्रॉमिस है। व्हाट्सएप चैनल को जाके फॉलो कर लो। व्हाट्सएप चैनल को जाके फॉलो कर लो। शर्त नहीं है फॉलो करना, लेकिन कर लोगे तो अच्छी चीज़ है। व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप चैनल को जाके फॉलो करो। और उसमें मैं ये सारे के सारे जो पीडीएफ है ना, ये विद सॉल्यूशन, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, विद सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे मैं पासियन लिखूंगा, ये पासियन तक आप लोगों के पास आएगा। ये लिखा हुआ जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, ये एज इट इज आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ये जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरी पीडीएफ, ये एज इट इज पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या, हम स्टार्ट करते हैं अपने नेट के। पहले ये रिव्यूज बता दूं, रिव्यूज नहीं है, सॉरी सॉरी, रिव्यूज नहीं है। बच्चों ने जो एमसीक्यूज भेजे हुए हैं वो पहले देख लें, फिर इनको मैंने प्रॉपर रिक्रिएट किया हुआ है, वो मैं आपको करवाता हूँ। फिजिक्स में डायमेंशन थी एक्सेलरेशन की। अच्छा, कुछ कुछ इधर भी सॉल्व करवा दूंगा, और बाकी जो एम्बिगुअस टाइप है ना, मुबम है, जिन नहीं समझ इधर आ रहे होंगे क्योंकि बच्चों ने लिखे हुए हैं, तो वो फिर मैंने नीचे रिक्रिएट कर रखे हैं प्रॉपर एमसीक्यूज, नीचे 4 ऑप्शन, फिर मैं उधर नीचे करवा दूंगा। जो इधर बातें समझ में आ रहे हैं वो इधर करवा दूंगा, और जो बाकी जो एम्बिगुअस टाइप होंगे, अधूरे होंगे, आधे आधे होंगे, वो नीचे मैंने पूरे लिखे हुए हैं, फिर वो मैं उधर करवा दूंगा। ठीक है ना बच्चों, ओके। तो फिजिक्स की डायमेंशन थी एक्सेलरेशन की, तो भैया एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L t - 2। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है। फिर क्वांटिटेटिव पोर्शन में है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी हमारे पास 12 है, बी सी हमारे पास इतना है, सी डी हमारे पास इतना है, डी ए 19 है, एंड हैव डायगोनल ए बी 17 सेंटीमीटर। ओके, नीचे मैंने प्रॉपर ये किया मैं क्वांटिटेटिव। टू ट्रीज आर प्लांटेड, द फर्स्ट ट्री ग्रो इस रेट पे 4 ईयर, ये भी ठीक है। क्वांटिटेटिव नीचे सारा मैंने लिखा हुआ है, ये आपको करवाता हूँ। उसके बाद है जनाब, फिर मैसेज। फिजिक्स डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन थी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल मोशन इज कॉल्ड। तो भैया जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है वो तो L t - 2 होती है। उसके बाद है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल। उसको क्या बोलते हैं, यानी एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं रेंज। इसको बोलते हैं रेंज। और ये जो मैक्सिमम हाइट होती है, इसको हम बोलते हैं हाइट। ये जो मैक्सिमम, इसको हम हाइट बोलते हैं। और इस पूरे प्रोजेक्टाइल को करने में जितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके। उसके बाद है 50 डिग्री C इन फॉरेन हाइट। ओके। अब यहाँ पे आप लोगों से उसने ये पूछ लिया कि फॉरेन हाइट तो आप लोगों ने सेल्सियस के अंदर कैसे जाना है, यानी 50 डिग्री इन फॉरेन हाइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हमें वो क्या कह रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको आपने करना है फॉरेन के अंदर।
तो अब इसके लिए हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। हमारा बेसिक सा फार्मूला यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। भैया याद रख लीजिए, फार्मूला है, ओके ओके ओके, इससे हम लिखेंगे ब्लैक के साथ। फार्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो ये फॉरेन हाइट में आ जाएगा। तो F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड में 50 है, प्लस 32 आ गया। तो F इज इक्वल टू 5 10 बार 50, 10 × 9 90 प्लस 32। तो हमारे पास फॉरेन हाइट में आ गया। ये 10 इसको दे दें 100, तो 122 डिग्री फॉरेन हाइट में वैल्यू आ गई। क्या 100% क्लियर हुआ? 100% क्लियर हुआ, फुल क्लियर है, ओके। इसी तरह अगर मुझे डिग्री से फॉरेन हाइट में जाना होता, फॉरेन हाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना होता, तो F-32 मल्टीप्लाई बाई 5/9 करता। ठीक है भाई, नहीं नॉर्मली बच्चों को पता होता है, मैं बता देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, मैं इसलिए इधर मौजूद हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको फॉरेन हाइट में वैल्यू निकालनी है, तो फॉरेन हाइट के लिए 9/5 C+32। और अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में निकालनी है, तो पहली चीज याद रखो, जो फॉरेन हाइट है उसमें से 32 को माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से। मिसाल के तौर पे आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी की बात करूं, तो अभी इधर मेरे पास जो टेम्परेचर आ रहा है, वो टेम्परेचर मेरे पास आ रहा है कि जी इस्लामाबाद 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो भैया मेरे पास जो 70 है ना, ये बेसिकली मैंने अपने मोबाइल पे फॉरेन हाइट में रखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही ब्रो इट लुक्स कूल यार, फॉरेन हाइट में से सब डिग्री में करते हैं, तो मैंने कहा मैं फॉरेन हाइट में खैर, अच्छा जानबूझ के आपको कह रहा हूँ, ऐसे कूल शूल कोई नहीं है, वैसे बस वो अपडेट हुआ था, तो जनाब उस पे फॉरेन हाइट में आ गए। खैर, अब मैं इसी से आपको क्वेश्चन हल करवाना चाहता हूँ। तो भैया 70 डिग्री फॉरेन हाइट है। अब इसको सेंटीग्रेड में निकालने के लिए मैं फौरन से इस 70 को 32 में से, सॉरी सॉरी, इस 70 में से 32 को माइनस करूंगा और साथ में 5/9 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। भैया 40 बचा, जी 40 बचा, मल्टीप्लाई बाई 5/9। अब अप्रोक्सीमेटली, मेरे भाई मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये अप्रोक्सीमेटली नहीं है, लेकिन 9 4 36 होता है ना, 4 × 5 20। लेकिन आपको पता ही है यहाँ पे कुछ बचा, तो 20.2 कह लो, 20.3 कह लो, समथिंग समथिंग 21 के करीब करीब इतना टेम्परेचर अभी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। भाई इस्लामाबाद में अभी 21 डिग्री सेंटीग्रेड, रात के 2:21। ये अभी सूरत हाल भी देखो, क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया, हाल का हाल बता दिया। मिलेगा ऐसा टीचर आपको, देखो टेम्परेचर भी बता दिया, उसकी कैलकुलेशन भी, सवाल का सवाल हल हो गया। ठीक है, ओके जी। उसके बाद हमारे पास ये हाफिज, असल में जो हमारी टीम के बंदे ना, उनको वो जो डील करते हैं ना, जैसे नॉर्मली सर बिलाल साहब इसको लीड कर रहे हैं, सर बिलाल साहब। और जो सर बिलाल साहब हैं, मैं बताता चलूँ, वो हाफिज भी हैं माशाल्लाह से, कुरान पाक हिफ्स किया हुआ है, और साथ में वो इंजीनियर भी हैं। तो इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब, ठीक है, तो मैं उनको हाफिज साहब कहता हूँ। तो ये मैंने इसलिए वो नाम रखा हुआ है, ओके। तो भैया NTS नेट जो है, उसमें बच्चे बता रहे हैं कि हमारे पास सर पूछा गया था फास्ट का ऑपोजिट। तो भैया मेरे भैया, फास्ट का ऑपोजिट क्या होता है? फास्ट का ऑपोजिट तो स्लो होगा, हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट होगा। अब एक वर्ड हमारे पास होता है क्रुएलिटी। अब क्रुएलिटी बेसिकली किसको बोलते हैं? क्रुएलिटी बोलते हैं जुल्म वाला, या इस तरह। लेकिन इसका ऑपोजिट चूंकि बताना है, तो क्रुएलिटी का जो ऑपोजिट होगा वो काइंडनेस होगा। काइंडनेस होगा, जी बिल्कुल होगा। नहीं सर, काइंडनेस तो नहीं था, तो फिर मर्सी होगा। हाँ सर, मर्सी था। नहीं, कई बच्चे कहते हैं सर मर्सी भी नहीं था। तो फिर क्रुएलिटी का आप लगाएंगे ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी
इसका ऑपोजिट, भाई क्रुएलिटी का ऑपोजिट ह्यूमैनिटी हो सकता है, मर्सी हो सकता है, या काइंडनेस हो सकता है, या कंपैशन, कंपैशन भी हो सकता है। ओके, एक वर्ड ये भी याद आ गया, कंपैशन। और कितना ही बताऊं, वैसे मैं फिर भर दूंगा आपको। ओके, सिनोनिम थे एलिजेंट। अब नेक्स्ट हमसे जो पूछा गया वो था एलिजेंट का सिनोनिम। अब एलिजेंट बेसिकली हम किसको बोलेंगे? एलिजेंट बोलते हैं जो बड़ा रिफाइंड ग्रेसफुल होता है, बड़ा नायाब सा, यूनिक सा, प्यारा, ब्यूटीफुल। तो इसका जो पेपर में एमसीक्यूज है ना, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल। और एक हमारे पास था केयरिंगली। अब केयरिंगली तो आप लोगों को वैसे ही पता चल गया, केयरिंगली किसी के लिए केयर करना। तो केयरिंगली का जो हमारे पास सिनोनिम आएगा वो आएगा जेंटली, जेंटली। गॉट इट? वो जेंटली होगा। सर जेंटली नहीं था तो फिर वार्मली होगा, वार्मली। सर वार्मली भी नहीं था, टेंडरली होगा फिर। हाँ जी, फिर यही होगा, टेंडरली होगा। सर ये भी नहीं था, अफेक्शनेटली होगा, केरेंगली का अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली। या कॉन्सिडरेटली होगा, ये जेंटली होगा, या कंपेशनेटली होगा, यानी कंपैशनेटली होगा, या जेंटली, या कंसिडरेटली, या सिंपैथेटिकली, या इस तरह करके होगा। ओके, उसके बाद स्कैर्सली हमारे पास था। अब स्कैर्सली तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्कैर्सली है ये किल्लत के मीनिंग में आता है, यानी कि स्कैर्सली बेसिकली आता है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, आपने सुना होगा। तो स्कैर्सिटी आप हार्डली कह सकते हो, किल्लत यानी कमी को कह सकते हो। तो मतलब ऑलमोस्ट नॉट, ना होने के बराबर, है कि नहीं है? ओके, उसके बाद बच्चे बता रहे हैं फिर कंप्रीहेंशन थी, वो इजी थी बहुत ज़्यादा, वो कर ली थी। अच्छा जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है, कंप्रीहेंशन आपको इजी लग रही है, ठीक है जी। बच्चे कह रहे हैं कंप्रीहेंशन हमें इजी लगी है तो कंप्रीहेंशन हमने कर ली थी, ठीक हो गया जी, कंप्रीहेंशन आपने कर ली। द आवर 2 into 1/2 फाइंड द एंगल, कुछ ऐसा था, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। अगर 2 बज के 2 घंटे और ये 2.5 आवर्स हो गए तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब होता है 2 घंटे हैं और 30 मिनट्स हैं, इनके बीच का एंगल निकालना हो तो ये, वैसे इसने थोड़ी सी शरारत की है नेट ने, ये कोई इतना इजी क्वेश्चन नहीं, मैथ का क्वेश्चन है। देखो, इसके लिए जो ऑर्स हैं, जो हमारे पास ऑर्स हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो। इसका एक शॉर्टकट होता है कि आप लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन डालो, और 11/2 से मिनट को मल्टीप्लाई कर लो, और आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। यानी कि और को मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30 के साथ, नॉट 10 के साथ, -11/2 को मिनट से कर लो, ठीक है। तो और हमारे पास कितने हैं? वो 2 घंटे हैं, 2 into 30, -11/2 मल्टीप्लाई बाई 30 मिनट्स। 2 15 बार, 15 को 11 से करो, 30 को 2 से करो तो 60 आ गया, -15 को 11 से, 1 5 1 1 1 5 1 1 5 6 1, 165, कुछ इस तरह से इसको हल किया जाएगा। मेरे पास समझ आई है? ओके, उसके बाद एनोलॉजीज में से एक क्वेश्चन आया हुआ था, फिर प्रॉफिट निकालना था, प्राइस गिवन थी। तो प्रॉफिट निकालने का तो सीधा सा तरीकाकार ये होता है कि प्रॉफिट होती है जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो वो जितना प्रॉफिट आया, कॉस्ट प्राइस नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा याद रखो जो लॉस और प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। लेकिन वो बताता कौन है? वो सेलिंग प्राइस बताता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कि चीज़ ज़्यादा में बेची है या कम में बेची है। ज़्यादा में बेची है तो प्रॉफिट, कम में बेची है तो लॉस। लेकिन वो निकालते कैसे हैं? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, है ना।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिजिक्स में डायमेंशन हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ये डिग्री फॉरेनहाइट वाला। फिजिक्स के कुछ बेसिक थे, जैसे फोर्स गिवन थी 200 न्यूटन, मास फाइंड करना था, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। ओके ओके ओके, यहाँ पे रुको 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 भैया। फिजिक्स में एफ इक्वल टू एम ए का एप्लीकेशन पूछा गया भैया। ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट है। जनवरी वाला नेट और फरवरी वाला, ज़्यादा इसमें ये फरवरी वाले शामिल है। 90% इसमें फरवरी वाले ही शामिल हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने बताए हैं फरवरी के अंदर। एफ इक्वल टू एम में मैथ्स निकालना था। ओके जी, तो एम बराबर है एफ अपॉन में ए आ गया। कुछ इस तरह के थे, ठीक हो गया। केमिस्ट्री द सिंबल ऑफ सल्फर। ओके, सल्फर का एस होता है। न्यूट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर रिएक्शन रिलेटेड था। आंसर केमिकली चेंजेस था। अच्छा, बच्चों को क्वेश्चन याद, आंसर याद। ये मुझे लगता है यहाँ पे इस बच्चे ने कहीं पे कोई चीटिंग ना की हो। देखो ना भाई, क्वेश्चन याद नहीं, आंसर एग्जैक्ट याद है। खैर, हो भी सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडंट गिव अ वाटर ऑन रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर है भैया, सारे नीचे आ रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद है फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, जैसे फोर्स की थी, ठीक हो गया। केमिस्ट्री सिंबल ये थे सर, कॉमन सेंस के थे चार पांच। जैसे कि डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, जंगलात की कटाई होती है, जंगलात में कमी आती है, मौसमों में तब्दीली आ जाती है, मौसम गर्म हो जाते हैं। इन एस एच एम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी। भैया याद रख लो, एस एच एम का क्वेश्चन आ गया। मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है। मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है। और भैया याद रख लीजिए, अगर हम मीन पोजीशन पे बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है। ओके सर, कॉमन सेंस के थे, जैसे हमारे पास चार पांच थे, जैसे कि डिफरेंशियल, अच्छा ये बता चुका हूँ। फिर एक क्वेश्चन आया, कोसाइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। कोसाइन 60 होता है 1/2, साइन ऑफ 30 1/2। तो हाफ जमा हाफ पूरा एक कंप्लीट बन गया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मिलेगा ऐसा टीचर जो इतना ऐसे आसानी से पढ़ा रहा है। आगे ये एक और मजे का क्वेश्चन, ये नीचे वाला चेक करो, इसको मैं इधर बड़ा करके लिखता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकंड स्क्वायर थीटा। भैया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, प्लस आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकंड स्क्वायर थीटा। तो कैंसिल होके आंसर आ गया 0। 100% क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बताइए। ओके जी बच्चों, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आप बच्चों को। कैसे रोज़े आप लोगों के जा रहे हैं, मुझे रमज़ान मुबारक भी आप लोग बताएं। और हाँ, तो बताया नहीं आप लोगों ने एंड गेम कैसी लगी आप लोगों को, बताते नहीं हो। देखो आगे आगे उसको शेयर करो। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, चलो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, क्या याद करोगे। यूट्यूब की पॉलिसी है भाई, यूट्यूब की पॉलिसी है, आहिस्ता बोलो, यूट्यूब सुन ना ले। कि यूट्यूब की पॉलिसी है कि 24 घंटे की वीडियो अपलोड नहीं होगी, 12 घंटे की अपलोड होगी। 12 घंटे की अपलोड होगी, 256 GB से कम वाली। भैया जितनी मर्जी अच्छी रिकॉर्ड कर लो, यूट्यूब कह रहा है कोई मसला नहीं है। 256 GB अगर 12 घंटे में है, तो इसका मतलब है वो 4K में ही बनी हुई है। लेकिन 12 घंटे अगर 4K में भी बने ना, तो मैं बता देता हूँ मैक्सिमम भी वो 150 GB के करीब बनेगी। बता दे, बहुत भी अच्छी हाई क्वालिटी, हाई ग्राफिक्स, उसके अंदर बड़ी एडिटिंग की हो, बड़ा मतलब उसमें इफेक्ट्स डाले हों तो आई डोंट थिंक सो कि 150 को क्रॉस करेगी। जो हमारी वीडियो थी ना, वो 200 GB से भी ऊपर की थी। वो थी तकरीबन वो भैया 216 GB के करीब थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब थी इतनी, 210 से ऊपर ही थी। और वो देखो अपलोड हुई पड़ी अल्लाह पाक के फजल करम से, विद हिज ब्लेसिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बच्चों के लिए देखो, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि वो वीडियो अपलोड हो गई हुई है। तो भाई उसको जाके लाजमी देखो, फिजिक्स की एंड गेम को, फिजिक्स की एंड गेम को लाजमी जाके देखो, ठीक है।
हमने उसका एक बैकअप भी बनाया है, लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह वो डिलीट ही नहीं होगी। कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा यूट्यूब की तरफ से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे अल्लाह पाक ने फजल फरमाया वो वीडियो आई पड़ी है, ऐसे ही इंशाल्लाह पड़ी रहेगी। चलो बैकअप बुकअप कुछ नहीं है, बस बिलीव इन अल्लाह इंशाल्लाह। ओके। उसके बाद है मैथ पोर्शन। इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब इनका डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा। विच इज करेक्ट आंसर C1। अच्छा कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना किसकी बात हो रही है। जी इज अ ग्रुप अंडर विच इज करेक्ट। अच्छा ठीक है। एक बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन पूछी थी विच इज जीरो। भैया क्या बात है, कांस्टेंट मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। एक्सलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जीरो अपॉन में टाइम विल बी जीरो, सो एक्सलरेशन विल बी जीरो। एक्सलरेशन कितना हो गया, जीरो। क्वांटिटेटिव पोर्शन था, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, डायमेंशन गिवन थी। बिल्कुल ठीक है, मान ली आप लोगों की बातें मान ली। फिर था एनालिटिकल में पैसेज था, अरेंज होने वाला पैसेज था, इन विच सेशन अरेंज करना था डिफरेंट और इसी तरह करके। एक था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वन ऐड किया तो 1/2 आया। ठीक है। यानी ऊपर आप कह लीजिए एक्स है, नीचे कह लीजिए वाई है। ऊपर भी एक ऐड किया, नीचे भी ऐड किया तो 1/2 आ गया। और फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया। ओके। फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक हो गया। तो 3/4 आ गया। ठीक है। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है? मतलब एक्स और वाई निकालना है। तो भैया इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस इक्वेशन को भी बना लीजिए। x+1 बराबर है y+1। तो ये टू इधर आके मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 2x+2 इक्वल टू वाई प्लस में 1 आ गया। y को इधर भेज लो। 2x - y बराबर है, ये उधर गया तो -1 आ गया। एक ये इक्वेशन बना लीजिए। उसके बाद इधर से बना लीजिए x+1 -y - 1 इक्वल टू 3/4। ठीक है। 1 1 से उड़ गया। x - y बराबर है 3/4। x - y बराबर है 3/4। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कैंसिल कर लीजिए। तो ये बच गया, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। बिल्कुल ठीक है। अब इस x की वैल्यू कहीं एक पे पुट करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो फंक्शन आपके पास आ गया। एक था कि एक बंदे ने एक को मल्टीप्लाई किया तो उसने आंसर 3, अगर वो डिवाइड करता है तो क्या आता। एक एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 3 है, डिवाइड करते हो। अब देखो, कोई भी ऐसा 1 के अलावा नहीं है जिससे आप मल्टीप्लाई करो तो 3 है, हाँ, अनलेस कि आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करो 1/3 से तो आंसर विल बी 3। मेरी बात में, यानी एक था कि एक बंदे ने एक को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 3 आया। तो अब मुझे समझ आई कि 9 नहीं होगा। एक से 3 कोई मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है, इसके अलावा तो कोई सूरत हाल नहीं है। ये ना कहना सर 9/9, ये ना कहना, ये भी 1 नहीं होता है। अब 1 को फिर भी 3 से ही करना पड़ता है। तो भाई 1 को अगर वो डिवाइड करता है, यानी 1 को 3 से डिवाइड करता तो आंसर 1/3 आना था, तो आंसर शुड बी 1/3। लेकिन अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे दिखाओ तो फिर आपको करके दिखाऊं वैसे का वैसे ही। खैर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इंग्लिश में एंटोनिम पूछे हुए थे, ये मैं आपको बल्कि बता ही चुका हूँ। उसके बाद है ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री, चूज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हमारे पास 7 होती हैं। अब 7 बेस क्वांटिटीज हैं। अब बेस क्वांटिटीज को बच्चों याद रख लीजिए। मैस, लेंथ, mass, time, temperature, temperature, electricity, 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 amount of substance, amount of substance, mass, length, time, temperature, electricity, amount of substance,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1 2 3 4 5 6 7। नो, बस 7 ही है। ओके। तो भैया ये 7 आपके पास बेस क्वांटिटी हैं, तो इनमें से आइडेंटिफाई कर लीजिए जो क्वांटिटी उधर गिवन थी, तो वो तुम्हारी राइट आंसर थी। ओके। उसके बाद मैथ के पोर्शन में जो ये सारी वही स्लाइड रिपीट हो गई है, तो भैया मैं तो वो दोबारा पहले करवा चुका हूँ। देख लो ना भैया, ये ऊपर करके आ चुके हो, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। गुस्सा क्यों करते हो, गुस्सा क्यों? आप लोग फ्रेश होके सुन रहे हो ना, दिन टाइम पे सुन रहे हो, इधर आओ। इधर आपके, आप लोग रात के 2 3 बजे सुनो, 2 3 बजे इस वीडियो को सुनो, फिर अपनी हालत देखो। ठीक है, मुझे आ कह रहे हो ना सर ऐसे सोई सोई आवाज में बोल रहे हैं, या ऐसे ऐसे नहीं माइंड में जा रहा आप लोगों के भाई। 3 बजे पड़े हैं ऑलमोस्ट, 2 बज के 38 मिनट हुए हैं। तो भाई फिर ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। आपको क्या लगता है अभी मैं ऊंचा ऊंचा बोलूंगा तो आगे पूरा मतलब है, पता चले कि कहीं पे कोई बंदा बोल रहा है, ऐसे तो थोड़ी ना। खैर उसके बाद है मैथ में कॉज, ये सारा करवा चुका हूँ। 10 45 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो भैया 10 45 पे तो वैल्यू देता है 1। उसके बाद है द मैट्रिक्स हैविंग जीरो डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके। H3 है -4, A5 है द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज क्या क्या गिवन। उसके बाद है हमारे पास भैया एनालिटिकल में पैसेज था, अरेंजमेंट वाला पैसेज था, विच सेशन अरेंज करना था डिफरेंट पेशेंट्स से, एक प्लेन के सीटिंग अरेंजमेंट था, मतलब इजी था, चलो बच्चों को इजी लग रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद था हमारे पास नेक्स्ट वन इज, एक था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक किया, तो ये पहले बता चुका हूँ। उसके बाद ओके, ओके, उसके बाद स्टार्ट हो गया जनाब हुजूर, हमारे पास स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स का। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट द फिजिक्स पोर्शन। सारे बच्चे मुझे यहाँ पे आके बताएंगे, एक्टिव का मैसेज करेंगे। और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हम अपना फिजिक्स का 2026 NTS नेट स्वीट एंड गेम। योर स्वीट स्वीट एंड गेम, स्वीट एंड गेम को करने लगे। ओके, मजाक मजाक बहुत हो गया, और अब पढ़ाई करते हैं। NTS नेट फिजिक्स MCQs मॉडर्न फिजिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेने दो। ओके। क्वेश्चन 1, मॉडर्न फिजिक्स में से, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटोन फोटोन इज। याद रखिएगा फोटोन की बात हो रही है तो मतलब लाइट की बात हो रही है। याद रखिएगा लाइट का जो रेस्ट मास होता है ना, वो हमारे पास जीरो होता है। लाइट का जो रेस्ट मास है वो जीरो होता है। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के ये कलर रखा है, मुझे ना यहाँ पे इसका कलर चेंज करने दो, मज़ा आना चाहिए। कलर ऐसा हो, मोर कलर्स में जाएंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, मैं कहता हूँ कमाल है। ब्लू के ऊपर तो येलो वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है, क्या बात है, ये देखो। तो भैया याद रखिए, याद रख लीजिए कि लाइट जो है ना, फोटोन का मतलब क्या होता है? फोटोन का मतलब होता है लाइट। तो भैया ये जो लाइट है, इसका जो रेस्ट मैस है, इसका जो रेस्ट मैस है वो जीरो होता है। वो क्या होता है? वो जीरो होता है। तो भैया रेस्ट मैस कितना आ गया? जीरो आ गया। ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ओके, इसको मैं इतना सेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एटम डज नॉट एमिट एक्सरेज बिकॉज। ये एक्सरे को क्यों नहीं करता? क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो एक ही प्रोटॉन है।
ऐसा ही है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो है बेचारा, इट हैज ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हाइड्रोजन के एक्स रेस को एमिट नहीं करता। उसके बाद है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी पूछी गई। मेरा सिंपल से क्वेश्चन है आप बच्चों से, सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा आप तमाम बच्चों से, कि मुझे एक चीज़ तो बताओ कि एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला तो हमारे पास होता है En बराबर है -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक हो गया। -13.6 अपॉन में फोर्थ ऑर्बिट की बात हुई है, तो एन की जगह पे मैं 4 पुट कर लूंगा, एन की जगह पे 4 पुट कर लूंगा। अब 4 का स्क्वायर लूंगा तो 16 बन गया। तो खुद सोचो यार, खुद सोचो, ऊपर 13 है, वैसे सोचने वाली बात है, बाकी करना आप लोगों ने जो मर्जी है वही करना। भैया ऊपर 13 है, नीचे 16 है। डोंट यू थिंक कि अगर ऊपर 13 है नीचे 16 है, तो क्या आंसर इसका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या 13 आ सकता? नहीं। क्या 3 पॉइंट समथिंग? नहीं। क्या 1 पॉइंट समथिंग? नहीं। तो एक ही चीज बची है, जो कि 0.85 है, नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन शो करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बाउंड हुआ है, न्यूक्लियस के अराउंड बाउंड हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हुए होते हैं, न्यूक्लियस उनको बाहर नहीं जाने देती। गॉट इट? ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में से मिनिमम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिक्वायर्ड टू कवर द होल अर्थ, कितने मिनिमम चाहिए होते हैं? तो याद रखिएगा, जो ये सैटेलाइट है ना वो 3 होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी 3 जियो स्टेशनरी satellites आर रिक्वायर्ड फॉर ओवरऑल। और इन तीनों को ना, ये तीनों सैटेलाइट मान लीजिए, ये सैटेलाइट हैं वो तीनों, एक ये दूसरा इधर है और एक इधर है। ये जो तीनों सैटेलाइट हैं भैया, ये कितने एंगल पे होते हैं? 120 डिग्री के एंगल पे सेपरेट होते हैं। और हर एक सैटेलाइट 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ कवर करता है। यस, हाँ जी, सही सुन रहे हो। ये हमारी जमीन है, इस जमीन के आसपास ये जो सैटेलाइट हैं, ये सैटेलाइट बाबू 1/3 पार्ट कवर करेगा। ठीक है, ये सैटेलाइट भी 1/3 पार्ट कवर करेगा, ये सैटेलाइट भी 1/3 पार्ट कवर करेगा। तो मीन्स टू से कि ये इस तरह से आपस में अकोमोडेट हुए होते हैं कि ये पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर लेते हैं। समझ आई? मतलब ऑलमोस्ट अर्थ पूरी को कवर करते हैं। वैसे तो 1/3 1/3 1/3 करेंगे तो 3 × 1/3 बन गया, तो कैंसिल होके कितना आ गया? 1 ही आता है। हाँ जी, ये भी तो तरीका हो सकता है। नहीं समझ आई? 1/3 1/3 1/3 1/3, तो 3 1/3 आ गया ना। सर नहीं, किन चक्रों में पढ़ रहे हैं? ये देखो एलसीएम, तो 1 + 1 + 1, तो भैया 3/3 1 ही आया, तो इसका मतलब है ये 1/3 1/3 1/3 करते करते पूरी अर्थ को कवर कर लेते हैं। ओके। फिर डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके ओके। F = 6 π η r/v/t। मैं इस ईटा की बात करना चाह रहा हूँ। तो ईटा बन गया F अपॉन में 6 पाई कांस्टेंट है, आर भी भेज दो वी भी भेज दो, चलो ये बन गया। F m a के इक्वल होता है, तो m l t - 2। नीचे r डिस्टेंस है, तो l वेलोसिटी L t - 1, तो L²t - 1। तो भैया ऊपर से एक लेंथ लेंथ से कैंसिल, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया तो प्लस बनेगा, तो ये भी कैंसिल।
तो एम, एक एल नीचे से ऊपर गया तो -1, T-1, ML-1, T-1, ML-1, T-1। तो हमारे पास, एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या बन गया? ओके, यहाँ पे मुझे लगता है शेयरिंग पॉज हुई हुई थी, अभी हुई है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये तो तीन आ गया ना। तो ML-1, T-1। ओके ओके। अब मैं इसको देख तो नहीं सकता, पता नहीं अभी तक अगर पॉज हुई है तो मेरी बातें फिर सुनी होंगी आप लोगों ने। खैर कोई नहीं, मुझे लगता है अभी मैं ऊपर क्लिक करने लगा था, अभी स्क्रीन पॉज होगी। ये जो इंटरफेस आपको शो हो रहा है मुझे ये नहीं शो होता है, मुझे साथ और भी इसकी सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। यहाँ पे इसका मेन्यू और इसी तरह करके, तो बड़ा मुश्किल होता है ऊपर से लिखना और ये चीज़ें करना। आपको जैसे पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना, साफ शफाफ चीज, सर के लिखना मज़ा आता होगा लिखते हुए। बेटा ये देखने में ही अच्छा लग रहा है। ओके। टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय द इक्वेशन। भैया अभी ऊपर बात की, अभी अभी ऊपर बात की थी, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास होती है, याद रख लो। टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2 GR² अपॉन 9 रो। 2 GR² अपॉन 9 ईटा। 2 रो जी आर स्क्वायर नीचे 9 ईटा आना चाहिए। 9 ईटा आता है नीचे, 9 ईटा। तो ये डेल्टा ऑप्शन में मुझे दिखा सही, तो ये डेल्टा ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ पे। स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ पे डिपेंड करती है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद है भैया हमारे पास नेक्स्ट वन, velocity of the mass attached to a spring is maximum at। velocity maximum कब होती है भैया? velocity और वो वेलोसिटी, वेलोसिटी और वो वेलोसिटी मैक्सिमम। तो भाई मीन की बात कर रहे हो? हाँ जी, दोबारा सुनो। वेलोसिटी, मी मैक्सिमम, तो मीन की बात कर रहे हो? हाँ जी, तो मीन पे मैक्सिमम होती है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव व्हेन वेक्टर्स आर। क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी, नो वे, यानी ए बी साइन ऑफ थीटा। ओके। नेगेटिव कब होता है भैया? नेगेटिव तब होगा जब ये आपस में 180 डिग्री पे होंगे। जब ये आपस में 180 पे होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा? ओके, ये तो फिर जीरो होगा ना, साइन ऑफ 180 तो जीरो होता है। तो भैया याद रख लो, अगर मैं साइन ऑफ 270 कर लूं, यस 270 कर लूं, तो उस पे ये -1 होता है। तो भैया याद रख लो, जो क्रॉस प्रोडक्ट है ऑफ टू वेक्टर, ये नेगेटिव कब होगा? व्हेन दे आर एट 270 डिग्री। 270 डिग्री पे नेगेटिव होगा। अगर ये डॉट प्रोडक्ट होता है, वैसे जो क्वेश्चन है ये डॉट में आया हुआ था कि डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। डॉट प्रोडक्ट, अच्छा मान लो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है? जब ये आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। जब ये आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल में कॉज ऑफ 180 डिग्री और कॉज ऑफ 180 तो -1 होता है। डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है। आर भी लेंथ में और एम का आ गया ML T-2। तो डायमेंशन बन गई ML² T-2। ML² T-2। ML² T-2 अल्फा ऑप्शन में। ओके। उसके बाद है वेव एंड ऑप्टिक्स। अब वेव और ऑप्टिक्स में से बात की जाए तो क्वेश्चन है, वेव एंड ऑप्टिक्स में से, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव बिकम डबल इट्स एनर्जी। यानी एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हमारे पास अगर डबल हो गया तो एनर्जी कितनी हो गई है? सर हमें रिलेशन नहीं आता, मैं बता देता हूँ। एनर्जी और एम्पलीट्यूड का ये रिलेशन होता है। अगर आप
न्यू एनर्जी की बात करें बाई डबलिंग एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड कितना हो गया, बिकम्स डबल, ये कितना हो गया, डबल हो गया। तो भैया ये बन गई न्यू एनर्जी विल बी 4a²। तो मतलब ये कितने टाइम हो गई, ये हो गई 4 टाइम्स, ये कितनी हो गई, ये हो गई 4 टाइम्स। गॉट इट। ओके। उसके बाद है भैया आपके पास नेक्स्ट वन। A convex lens of focal length f1 and concave lens of focal length f2 are अच्छा ऐसे लग रहा है जैसे एनटीएस नैट टेस्ट बड़ा हो गया है और ये एनईटी बन गया। देखो ना, अब नैट बड़ा होकर एनईटी बन गया, इसकी बहुत ख्वाहिश थी, एनटीएस की बचपन से ख्वाहिश थी। हाँ जी, कोई हंसने वाली बात नहीं है। एनटीएस नैट की बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होके नस्ट का एनईटी बनूंगा, तो बन गया। देखो अब ये क्वेश्चन कोई नेट में पूछने वाला क्वेश्चन है, अल्लाह के बंदो, चलो खैर पूछ लिया। तो भाई a convex lens of focal length f1 and concave lens of focal length f2 are placed in contact, the focal length of the combination। तो combination की तो हमें पता है, ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो और नीचे ऐड कर दो, नीचे ऐड कर दो। तो ये रिलेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिलेशन तो मुझे सी में दिख रहा है। f1 प्लस f2 हो या f2 प्लस f1 हो, बात तो सेम है। द मिनिमम डिस्टेंस दैट एन ऑब्जेक्ट इन रियल इमेज इज कन्वेक्स लेंस इज, मतलब मैक्सिमम वो डिस्टेंस, मिनिमम वो डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज के एट इक्वल डिस्टेंस टू एफ एंड टू एफ। तो मतलब टोटल मिला के कितना हो गया, 4f हो गया। तो ये टोटल मिला के 4f बन जाता है, मिनिमम डिस्टेंस ये होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं भैया। द वाइट लाइट गिव्स अ कॉन्टिन्यूस बैंड ऑफ कलर्स, ईच सिंगल बैंड हैज अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के साथ जो जुड़ा होता है कॉम्बिनेशन, वो जुड़ा होता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक को ध्यान से समझो भैया, ये वर्ड निकला है मोनो, जिसका मतलब होता है सिंगल। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल मतलब यूनिट, यूनिट मतलब एक। जी अब समझ में आया, यूनिट मतलब एक, ठीक है। उसका क्रोम, क्रोमा से निकला है, जिसका मतलब कलर होता है। तो सिंगल कलर मतलब एक रंग। अब ये रंग होता है ड्यू टू वेवलेंथ, वेवलेंथ की वजह से ये रंग होता है। ये जिंदगी में जो आपको रंग नजर आ रहा है, ये रंग होता है इस वेवलेंथ की वजह से। हर एक वेवलेंथ का स्पेसिफिक रंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेड जो है ना, ये रेड क्यों है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो जब ज्यादा वेवलेंथ होगा तो रेडिश होगा। और जो ब्लू है उसके साथ होती है लैम्डा कम जुड़ी हुई, यानी कोई जितनी छोटी वेवलेंथ होगी तो वो उतनी ब्लूइश टाइप की होगी, मानने को मैं तैयार हूँ। जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी तो वो रेडिश टाइप की होगी। क्यों, क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। तो मेरे भाइयों मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक ये जो हमारे पास है ना कि बैंड नोन है, तो स्पेसिफिक वेवलेंथ किस वजह से होती है, मोनोक्रोमेटिक वजह से। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाओ, इधर मैं लिख देता हूँ कि किसकी वजह से होती है, मोनोक्रोमेटिक की वजह से। गॉट इट, 100% क्लियर है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, थर्मोडायनामिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से बॉयल्स लॉ होल्ड फॉर आइडियल गैस इन। ये बॉयल लॉ किसको होल्ड करता है, बॉयल लॉ करता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बॉयल लॉ किसको होल्ड करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस को, आइसोथर्मल प्रोसेस को करता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, विल बी द बेस्टेस्ट ऑप्शन। ओके, बेस्ट ऑप्शन। इन विच प्रोसेस डज एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी किस में कांस्टेंट रहती है, एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक में एक काम होता है, क्यू जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है, ना तो हीट सिस्टम से बाहर जाती ना सिस्टम के अंदर आती है। तो भैया क्यू कांस्टेंट रहती है, जब क्यू कांस्टेंट रहती है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो हमारे पास एंट्रोपी कहते किसे हैं, एंट्रोपी भैया कहते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर को। ये नीचे टी नहीं है, ये नीचे डेल्टा टी है, लिखने को टी बोलेंगे,
लिखने को लिखेंगे टी ही, लेकिन ये टी का मतलब है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, गॉट इट। तो भैया ये हमारे पास क्या बन गई, एंट्रोपी जीरो, कांस्टेंट आ गई कब, एडियाबेटिक में। तो एडियाबेटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, गॉट इट। उसके बाद है द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। अब ये कोई सवाल करने वाला है भाई, अभी बता के आए, अभी अभी थोड़ी देर पहले। एंट्रोपी होती है हीट अपॉन में टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर भी तो एक टेम्परेचर ही होगा ना। तो हीट का जाउल और टेम्परेचर का केल्विन, तो यूनिट बन गया जाउल पर केल्विन, जाउल पर केल्विन। तो ये बन गया बीटा ऑप्शन, ओके। विच फैक्ट अबाउट लिक्विड बिहेवियर इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट वन इज according to kinetic theory of liquids, particles of a liquid are fairly randomly arranged as in gas, but consist of dash in which they are very closed. किस में वो बहुत होते हैं, क्लस्टर्स में, क्लस्टर में वो आपस में क्लोज्ड होते हैं। उसके बाद है amorphous solids melt over a wide range of temperature as they don't have a sharp melting point. This is because, ये क्यों होता है, their intermolecular forces वेरी प्लेस टू प्लेस, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्लेसेड होती हैं, प्लेस टू प्लेस होती हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास जनाब नेक्स्ट आ जाता है केमिस्ट्री का सेक्शन, ओके। फिजिक्स के सेक्शन के सारे एमसीक्यूज हो चुके हुए हैं। सो वेलकम टू केमिस्ट्री सेक्शन। अब केमिस्ट्री के सेक्शन में बॉल पेन भी नया आना चाहिए। ये तो जादुई सा बॉल पेन है, ये तो मैं नहीं यूज करूंगा, ऐसे अजीब अजीब आती हैं वाइब्स इससे। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं भैया, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, मोर कलर्स में जाएंगे। मोर कलर्स में हमको पसंद आएगा वाइट वाला, अब यूज करें या ब्लैक वाला, चलो अब हम केमिस्ट्री ब्लू, ब्लू में वाइब देती है, ब्लू ब्लू में है ना, हल्का सा ब्लू, हल्का सा ब्लू, ये वाला, ये कलर चलेगा, हाँ ये कलर चलेगा, दौड़ेगा, ओके। उसके बाद Linus Pauling assumed that the atomic orbital has nearly equal energies can be combined in various ways within an atom to form dash orbitals, to form equivalent orbitals। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, equivalent orbitals, got it। उसके बाद हमारे पास जनाब, एक सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bohr assumed that on the basis of quantum theory, there exists the possibility that electrons in certain orbits may not give out radiation and remain stable. These orbits are called, जिनमें वो स्टेबल रहते हैं, तो वो ऑर्बिट्स हमारे क्या होंगे, वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे। वो क्या होंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे। 100% क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है द mass of CO2 contain 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 is, ओके ठीक है, निकाल लेते हैं। तो भैया मैस निकालना है किसका, CO2 containing 8 grams ऑफ, 8 grams ऑफ O2। तो सबसे पहले मुझे बता दो मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा। CO2 का तो 44 होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। अब 44 ग्राम में कितने ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन O2 है, एक ओ में 16, दूसरे में भी 16, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, सही हो गया। और अगर मैं 8 ग्राम ऑक्सीजन की बात करूंगा, तो वो 44 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। तो 8 4 बार 32, 4 11 बार 44, तो कितना बन गया, 11 ग्राम्स, यानी कि CO2 जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन है,
कितना कंटेन करेगा? 11 ग्राम। CO2, द मास ऑफ CO2 कितना होगा? 11 ग्राम, जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन है। भाई CO2 का मास बताना है, मास ऑफ CO2, जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो भाई हमने कहा कि 44 ग्राम CO2 के अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो एक्स ग्राम ऑफ CO2 में 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो वो एक्स कैसे निकाल सकते हो? 44/32 × 8, तो आंसर आ गया 11। आंसर आ गया 11 आप लोगों के पास। ओके। उसके बाद है आप लोगों के पास केमिकल बॉन्डिंग। NaCl and KCl have high melting and boiling points due to their, NaCl और KCl के हाई क्यों होते हैं? स्ट्रॉन्ग इनके बीच में इंटर आयोनिक फोर्सेस होती हैं, इस वजह से इनके बीच का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ओके। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 किधर गया? ये क्वेश्चन नंबर 4, फिर ये क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट? किस में हाईएस्ट परसेंटेज होती है? H2O के अंदर होती है। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP, एट STP हमारे पास कितना होगा? तो STP के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कितना होता है? 28 ग्राम ऑफ N2 होता है, और ये ऑक्यूपाई करता है 22.4, नॉट 8, 22.4, 22.4 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। एम आई राइट? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो भैया 1.4 ग्राम ऑफ N2 कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4/28 मल्टीप्लाई बाई 1.4, ये करके 10 लगा लो, ऐसा ही है। तो ये बन गया, इधर से 0 लगा लो, तो 20, ये बन गया 22, ऊपर 1 4, तो ये 14, और नीचे 10। तो हमारे पास 224 को 14 से करोगे, और 28 280 बन गया। ठीक है, इसको अभी इधर रहने दो 14 को। तो ये 1 बल्कि ये इससे छोटा है, 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, 1.12 क्यूबिक डेसीमीटर, और ये आपके बुक का भी MCQs है। तो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्टिशोमेट्रिक, स्टिशोमेट्री। To work out the empirical formula, we calculate the percentage of elements from their masses. This step is named as, इसको क्या बोलते हैं? Estimation बोला जाता है, इसको estimation बोला जाता है। उसके बाद next one is in irreversible reaction, the reaction goes to completion until one the reactant is consumed entirely and the reaction stops. The consumed reactant is called, जो जल्दी consume हो गया बेचारा limiting reactant होता है, वही तो बेचारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टर इज वन विच, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो गिव मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, गिव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। भाई मिनिमम क्यों देता है? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब वो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों है? क्योंकि जल्दी कंज्यूम हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स मोल्स उसके कम थे, जल्दी कंज्यूम हो गया। जब जल्दी कंज्यूम हो गया तो उसने प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल किया। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इज, CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा याद रख लो। CaCO3 का मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, वैसे तो 100 होता है मुझे पता है। CaCO3, कैल्शियम का आ गया 40, जमा कार्बन का 12, 16 × 3, तो 40 जमा 12, 16 दो बार 32, 32 और 16 ऐड करोगे तो 32 में 6, 32 और 6 हमारे पास 38, 10 48, 48 बन गया।
अब 40 जमा 48 और 12 करोगे तो ये बन गया 60, और ये बन गया 100 पूरा। तो भैया पूरा 100 किधर लिख रखा है? पूरा 100 किधर लिख रखा है? पूरा 100 है बीटा ऑप्शन के अंदर। 100% क्लियर हुआ? 100% क्लियर हुआ? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखिएगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? सो ऑक्सीजन की परसेंटेज है 88.89%। निकाल के भी दे देता हूँ, परेशान नहीं हूँ। H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। डू यू पीपल एग्री? यस यू डू। तो भाई जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो होता है इसमें 16 ग्राम। ऑक्सीजन कितनी होती है H2O में? 16 ग्राम। तो भाई परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालनी है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन किस में? 18 ग्राम वाटर में। मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालो। दो 8 बार 16, दो 9 बार 18। समझ में आ रहा है? भाई कुछ ना कुछ, 9 1 बार 9, एक इधर गया, 9 1 बार 9। 11 को 8 से करोगे तो 88 बनेगा। लेकिन आप लोग जानते हो ये 88 एग्जैक्ट नहीं, ये 11 एग्जैक्ट नहीं था, 11 इशारिया कुछ आता है। बिल्कुल आता है। तो 88 से ज्यादा होगी तो मतलब 80 नहीं है, 8 पॉइंट समथिंग नहीं, 9 पॉइंट समथिंग नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा 88.89%। 100% क्लियर हुआ? क्या 100% क्लियर हुआ? 100% क्लियर हुआ, ओके। तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया इसको, 88.89% को। गॉट इट? उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन। Amorphous solids melt over a wide range of temperatures and do not have a sharp melting point. This is because their intermolecular forces vary from place to place। ठीक है। उसके बाद है, वैसे ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी आया था। अकॉर्डिंग टू, बच्चे ने चलो बता दिया होगा सर, ये केमिस्ट्री में भी आया, कई बच्चों को लगा होगा फिजिक्स में है। फिजिक्स में भी फिजिक्स ऑफ सॉलिड है, उसमें ये क्रिस्टलाइन अमोर्फस है। तो फिजिक्स का भी बनता है और केमिस्ट्री का भी बनता है। केमिस्ट्री 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 में है लिक्विड वाला पोर्शन और सॉलिड वाला। अकॉर्डिंग टू के एम, अच्छा काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स है, नॉट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स है, पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड आर fairly randomly arranged in gas but consist dash in which very close together। किस में होते हैं? क्लस्टर्स में। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज थर्मोकेमिस्ट्री। चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होती है? difference of values from final state to initial। The properties of system is bulk, the property of the system, the properties of the system in bulk rather than that of the part of the system which are easily measurable are known as macroscopic properties। C option is right option। 100% क्लियर है? फिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से पूछा हुआ क्वेश्चन। द हाइट ऑफ पीक इन मास स्पेक्ट्रोमीटर शोज relative abundance। तो ये relative abundance को शो करती है। तो हमारे पास बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है बच्चों आप लोगों के पास नेक्स्ट वन। नेट में रिजल्ट आएगा ना, तो मुझे रिजल्ट का कहना नहीं पड़े, रिजल्ट खुद ही अपना बताओ, ताकि आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग करो। कहीं इधर उधर ऐसे ही ना टाइम जाया करो। रिजल्ट मार्च वाले नेट का जब आएगा ना, रिमाइंडर लगा लो अभी। देखो, आप मेरे ट्रू में पासियन हो ना मेरे बच्चे, आप लोग लाजमी तमाम बच्चे अभी इसका रिमाइंडर लगा लेंगे।
रिमाइंडर लगा लो कि रिजल्ट आता गया, पास एजुकेशन सिस्टम वालों को बता देना है कि हमारा ये रिजल्ट आया, ताकि आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग करें। ठीक है। टिन हैज हाउ मेनी आइसोटोप्स, ऊपर वाला क्वेश्चन हो चुका है, हो चुका है। टिन के कितने होते हैं भाई? टिन के तो 10 होते हैं। टिन 11 नहीं होंगे। ठीक है। टिन के टोटल कितने होंगे? टिन के टोटल होंगे, आई गेस सो, स्टेबल आइसोटोप्स जो है ना वो 10 ही होंगे। तो मैं इसको 10 पे टिक लगाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में से पूछा गया, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो ये है मॉलिक्यूलर। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? C6H12O6 है ना, तो 1:2:1, तो बन गया CH2O। और CH2O कहाँ पे लिख रखा है? ये लिख रखा है भैया सी ऑप्शन में। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 50% KOH? 50% KOH किसके अंदर होगा? 140 ग्राम, 140 ग्राम, 140 ग्राम कॉन्टेन अगर करेगा वाटर का, 140 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर होना चाहिए साथ। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। Internal area of an alveolus is provided with a thin layer of fluid containing सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट होगा। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है जनाब बियोलॉजी। अब बियोलॉजी पे आ जाओ। सेल बियोलॉजी और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से पूछा गया, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। उसके बाद है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ये क्वेश्चन बड़ी दफा नेट में आया है, इस दफा भी आया। फिर है इंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई, इंजाइम्स कैसे करते हैं? लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से इंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। डीएनए एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन, थायमिन के साथ ये पेयर बनाता है। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है बच्चों, The process of glycolysis occurs in which part of the cell? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी में से आया हुआ है कि वायरसेस आर कंसिडर्ड एज, वायरसेस को क्या बोला जाता है? वायरसेस को बोला जाता है बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर है पेंसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, पेंसिलिन फंजाई से होती है, जो पेंसिलियम जिसको बोलते हैं, पेंसिलियम फंजाई से पेंसिलिन ऑब्टेन की जाती है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ, मलेरिया भाई फैलता है ये मॉस्किटो बाइट से ना, फीमेल मॉस्किटो बाइट से। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अल्लाह बचा के रखे। ठीक है इंशाल्लाह, आमीन। उसके बाद है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल बाई, दैट प्रोसेस इज बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। उसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से है द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन स्टमक।
स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। इसको वेरीफाई भी कर लेना। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? ओ नेगेटिव, है ना। उसके बाद है, ये भी पता ही होगा सबको। अच्छा, उसके बाद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स टेक्स प्लेस इन। ये पेंक्रियास में होता है। इसमें अच्छा ये वाला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स टेक प्लेस इन, मुझे लगा इंसुलिन सिक्रेटरी विच ऑर्गन, तो वो पेंक्रियास में थे। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स टेक प्लेस, तो एल्वुलाई में होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स एल्वुलाई। उसके बाद है हमारे पास द इंसुलिन। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? पेंक्रियास। उसके बाद है हमारे पास द गैप द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे, अच्छा ये है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, उसको हम साइनेप्स बोलेंगे। साइनेप्स से सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं ग्रेगर मेंडल को। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ह्यूमंस हैव हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। अच्छा, उसके बाद है पीसीआर किस, पीसीआर तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को बोलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है? बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। 100% क्लियर हुआ। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ मार्किंग सॉरी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, जनाब कंप्यूटर साइंस। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी बिट्स? तो ये 8 बिट्स के इक्वल होती है। उसके बाद है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो जो चार्ल्स बेबेज है उसको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज which component is responsible for holding data temporarily while the computer is running? तो random access memory, RAM। उसके बाद है the printed output from a computer is called, इसको बोला जाता है हार्ड कॉपी। प्रिंटिंग निकाल लेना, हार्ड कॉपी। पीडीएफ फाइल वगैरह ये जो, इसको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल? ये तो कंट्रोल ए है। भाई बड़ा बड़ा कंप्यूटर पे काम किया हुआ है, बड़ा बड़ा किया हुआ है कंट्रोल ए। जैसा कि एक चीज में इजाफा करता चलूं, अक्सर मैं आपको कहता हूं ना, ठीक है, जो बड़े अरिस्टोटल बनते हैं ना, ठीक है, बड़ा आप बच्चों के आगे महान बनने की कोशिश करते हैं, वो इधर से कंट्रोल सी करके अपने खोपचों में जाके कंट्रोल वी कर रहे होते हैं।
मतलब पास एजुकेशन सिस्टम पे कोई वीडियो आई है ना, लेक्चर आया है, तो पास एजुकेशन सिस्टम से ना कॉपी पेस्टर जो होते हैं ना, जो कॉपी पेस्ट जिनका काम होता है करना है, वो इधर से चीजों को कॉपी करते हैं, हमारी एंड गेम के अंदर से चीजों को लिया और अपने चैनल पे जाके कंट्रोल वी किया। अब वो पता है क्या करते हैं, वो पहले कंट्रोल सी नहीं करते, वो पहले कंट्रोल ए करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए करके सारा सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल सी किया, और फिर उधर जाके कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, यार कोई नहीं, सही है, करते रहें, कोई मसला नहीं इस चीज का। लेकिन मैं बताता हूँ कि सबसे पहले ना पास एजुकेशन सिस्टम चीजें करते हैं, उसके बाद कॉपी पेस्ट वर्जन आ रहे होते हैं, और बच्चों को डी ट्रैक कर रहे होते हैं, मिस गाइड कर रहे होते हैं, पढ़ाना आता ही नहीं होता है, चीजों को पता ही नहीं होता है, गलत गाइड कर रहे होते हैं, गाइडलाइन की ही कमी होती है, बच्चों को दे रहे होते हैं। तो अब खुद देखो, मैं फिर चुप कैसे रहूं यार, मुझे आप लोग खुद बताओ, मैं चुप कैसे रहूं? अब मेरे मुल्क के बच्चों को कोई बंदा उठ के गलत गाइड करेगा, तो मैं तो उसको फिर उसके ऊपर क्या चुप बैठूं? क्या मैं चुप खामोश हो जाऊं? नहीं, मैं तो उसके ऊपर आवाज उठाऊंगा कि भाई गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट? कट करने के लिए तो आपको पता ही है, कंट्रोल एक्स को यूज किया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है, इन एम एस एक्सेल अ फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विद विच साइन? फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वालिटी के साथ। उसके बाद है, कंट्रोल जी इज यूज फॉर, ये तो अंडू करने के लिए होता है, ये तो अंडू करने के लिए, ओके। उसके बाद है, यानी खोई हुई चीज को वापस लाने के लिए। फिर है हमारे पास, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप और एग्जाम्पल हो, भाई ये किसकी एग्जाम्पल है? पेज ओरिएंटेशन की है। ठीक है, ये मुझसे पूछो भाई, मुझसे पूछो। एमएक्स के बड़े बड़े कोर्स कर रखे हैं। ठीक है, एमएस के ना, द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड अ कॉलम इन एक्सेल इज कॉल्ड सेल। सेल बोलते हैं। उसके बाद है, विच फंक्शन की, विच फंक्शन की इज यूज टू, ओके ओके ओके, विच फंक्शन की इज यूज टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल? F2 फंक्शन की टू यूज की जाती है। उसके बाद है, द नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, WWW स्टैंड्स फॉर, WWW स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट है, a unique address given to every computer on a network is called IP address, उसको IP एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद है, URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मुझे बी में ही दिख गया, तो मैंने इसको टिक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर इसमें से कौन सा है? तो वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है, लैन स्टैंड्स फॉर, लैन स्टैंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। उसके बाद बच्चों, अनसोलिसिटेड और जंक ईमेल इज नोन एज स्पैम। इनको स्पैम बोला जाता है ना, स्पैम फोल्डर चेक कर लो कि उसमें ना ईमेल आई हो, तो वो क्या होता है? अनसोलिसिटेड और जंक ईमेल। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, अब आ जाता है इंग्लिश का पोर्शन। सेंटेंस कंप्लीशन है, योर डैश रिमार्क्स स्पॉइल द इफेक्ट ऑफ योर स्पीच, ट्राई नॉट टू स्ट्रे फ्रॉम योर सब्जेक्ट। तो डिग्रेसिव, डिग्रेसिव
डिग्रेसिव, योर डिग्रेसिव मार्क्स। उसके बाद है द डिस्प्यूट बिकेम सो डैश दैट वी वर अफ्रेड दैट द एडवर्सरीज वुड कम टू ब्लो, acrimonious, acrimonious. A dash glance pays a cursory or pays little attention to detail. B option is right option. उसके बाद है हमारे पास एनोलॉजी, स्टेयर, ग्लांस, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा गल्प और सिप। उसके बाद है फायर से एशेस बनते हैं, तो इवेंट से मेमोरीज बनती हैं, फिर वो मेमोरीज लास्ट करती हैं फॉरएवर, फिर वो मेमोरीज जो हैं फिर वो ओके। एंटोनिम चूज द क्लोजेस्ट ऑपोजिट, यानी क्लोजेस्ट से कंफ्यूज करो, क्लोजेस्ट ऑपोजिट का मतलब जो सबसे ज्यादा आपको क्लोजेस्ट लगे, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को लगे कि ये इसका बन सकता है, जो आप बच्चों को लगे कि ये इसका बन सकता है, उसको चूज करना है। ओके, तो हमारे पास है एंटोनिम कॉम्प्लायर। कॉम्प्लायर का हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी रिबेल, रिबेल बनेगा। अब यहाँ पे बता देता हूँ, जो कॉम्प्लाय हमारे पास है इसका हमारे पास मीनिंग क्या होता है। कॉम्प्लाय बेसिकली हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका मार्कर में चेंज कर लूँ फॉन्ट ऐसे। ये कहते हैं किसी बात की तामील करना, ठीक है, रिबेल इनकार करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी का हमारे पास मीनिंग क्या होता है, ऑटोनॉमी कहते हैं खुद मुख्तारी को। अब इसका आपने ऑपोजिट बताना है, तो खुद मुख्तारी मतलब इंडिपेंडेंसी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिपेंडेंस, डिपेंड करना किसी चीज पे, है ना। उसके बाद है टेपर। अब टेपर का हमारे पास क्या होता है, टेपर का बच्चों हमारे पास जो मीनिंग होता है वो हम यूज करते होते हैं, मैं यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ, जिसको हम कहते हैं ना नोकीला, वो है जो नीचे से पतला हो ऐसे, नोकीला। अब ये नोकीला है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका हमारे पास बनेगा ब्रॉडन, जो ब्रॉड हो, खुला, कुशादा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास हॉलो का हमारे पास क्या होगा, हेलो का हमारे पास होगा डेस्क्रीट, हेलो का क्या होगा, डेस्क्रीट। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ कॉन्सीट। ओके, कॉन्सीट का सिनोनिम क्या होगा, कॉन्सीट का होगा प्राइड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज फाइडेलिटी, फाइडेलिटी का हमारे पास क्या होगा, लॉयलिटी। उसके बाद है डेलरियस, डेलरियस का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा, हिस्ट्रिकल। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद बच्चों ये पूरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन को पढ़ लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इस कम्प्रीहेंशन को पढ़ लें अच्छे से। और अब इसको पढ़ने के बाद आंसर करें कि इन द लेट इन्फेंसी द बेबी टेक्स इंटरेस्ट, उसको किस में था, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर था, ये ऊपर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास इन व्हाट मैनर डू यू थिंक द बेबी रिस्पॉन्ड टू हंगर, कैसे उसने किया क्राइंग, रोने से। वैसे सोचने वाली बात है, बच्चा और क्या हंस के भूख का बताएगा, चिल्ला के या श्रीकिंग से, तो ऊपर पैराग्राफ में भी लिखा है क्राइंग से। एट 5 मंथ ऑफ एज द बेबी कैन फीड इटसेल्फ विद, वो खुद को कैसे कर सकता है, लिटिल हेल्प फ्रॉम द मदर, थोड़ी सी हेल्प मदर से लेके। उसके बाद है जनाब नेक्स्ट वन,
बाई सेवंथ मंथ, बाई सेवंथ मंथ। नेक्स्ट वन इज बाई सेवंथ मंथ। एक सेकंड, एक सेकंड। बाई सेवंथ मंथ बेबी कैन क्रॉल मीन्स, इसका मतलब है द बेबी कैन वॉक ऑन ऑल फोर लिम्स। यानी वॉक आएगा, द बेबी कैन वॉक ऑन फोर लिम्स। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये वाला सी वाला नहीं है। उसके बाद है, ओके रेस हो जाओ, अब रेस हो जाओ, ये थोड़ा सा स्टक कर रहा है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। हाँ, तो अब मैं डेल्टा ऑप्शन को बस हाईलाइट करता हूँ। उसके बाद है, लास्ट पे आ चुके हैं। इन द पैसेज ऑफ कैच एट मीन्स, कैच एट मीन्स का मतलब क्या होता है? ट्राई टू ग्रेस्प, ट्राई टू ग्रेस्प। उसके बाद है साइन जोडियक, इसका हमारे पास बनेगा लेटर अल्फाबेट। उसके बाद है इवन इफ यू डू नॉट डैश व्हाट आई हैव टू से आई विल अप्रिशिएट योर लिसनिंग टू मी विद एन ओपन माइंड। तो इसका हमारे पास बनेगा कंकर विद। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, the report issued by the committee was completely dash extolling in great detail the plan's strengths but failing to mention its dash one-sided shortcomings. C option is the right option. अच्छा जी बच्चों बताइएगा, 100% चीजें क्लियर हुई? 100% चीजें क्लियर हुई? अल्लाह पाक आप सब बच्चों को कामयाब करे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को इंशाल्लाह कामयाब करेगा। मेरी तरफ से जितना हो सकता था, पास एजुकेशन सिस्टम ने, मैंने नहीं, पास एजुकेशन सिस्टम ने आप बच्चों के लिए ये सब चीज़ें की हैं। बाकी वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। एक चीज़ बताऊंगा, बी पासियन, बी वेरी ट्रू पासियन। आप लोग ट्रू पासियन हो, याद रखिएगा। यू आर गिवन विद वन लाइफ टू लिव, एक दफा जिंदगी मिली हुई है। इसमें कैलकुलेटेड होके चलो, इसमें अपनी कैलकुलेशन लेके चलो। यानी ऐसे नहीं कि बिना डायरेक्शन के चलो। अपनी लाइफ में एक एम को सेट कर लो। कोशिश करो कि अपनी लाइफ में ना कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन को बना के रखो। यानी अपने पास ऑप्शन बना लो। एनटीएस का टेस्ट लाजमी दो। अगर आगे नहीं देने का सोचा तो प्लान सोचो। जब तक 90 प्लस में नहीं आ सकते, आपको बार बार आपके सिलेबस में यही चीजें पढ़ाई जाती हैं। उस बंदे ने रेस हार दी, वो बंदा दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, हारता रहा, हारता रहा। एट द एज ऑफ 60 वो जीता, एट द एज ऑफ 40 वो जीता। मेरे भाई, तुम एक ट्राई से हार गए, तुम दो ट्राई से हार गए, तीन ट्राई से हार गए, ये 1 साल के गैप ईयर पड़ा तो तुम लोग घबरा गए। तो भाई ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उठो, हिम्मत करो। और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, आपके फायदे की बात है, आपको ये मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊं ना, तो यार पास एजुकेशन सिस्टम के आप लोग रिजल्ट चेक करो। आप लोग अगर चाहते हो कि आपका रिजल्ट इस लेवल का है, जैसे ये नस्ट के टॉपर बच्चे हैं, ये नस्ट का टॉपर बच्चा आप लोग चेक कर सकते हो। इस बच्चे ने 169 का स्कोर लिया, मेडिकल बैकग्राउंड का। इस बच्चे ने 171 का स्कोर लिया। ये दोनों जो बच्चे हैं 168, इन दोनों बच्चों का आया था, दोनों अलग अलग बच्चे हैं। तो ये नस्ट के टॉपर बच्चे हैं, इस लेवल के आप लोगों को रिजल्ट हमारे यहाँ मिलते हैं। जैसे यहाँ पे चेक करो ना, ये नस्ट का टॉपर बच्चा है। तो भाई अगर नस्ट की तैयारी करनी है ना, तो नस्ट की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन इदारा है। हमारे टॉपर्स होते हैं। और मजे मजे की बात बताऊं,
हमारे अपने बैच के भी टॉपर होते हैं, और जो कोई इधर उधर कहीं पे किसी बैच में बच्चे गए होते हैं ना, वो भी पास एजुकेशन सिस्टम के अल्हम्दुलिल्लाह से फैन होते हैं, पास एजुकेशन सिस्टम के वीडियो से फायदा उठाते हैं। और बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि जो बच्चे हैं ना वो बहुत ऑर्गेनिक रिमार्क्स और रिव्यूज देते हैं। बच्चा जो है ना ऑर्गेनिकली बता रहा होता है कि भाई हाँ मैंने ना बैच कहीं पे ज्वाइन गलती से कर लिया था, लेकिन तैयारी मैंने पास एजुकेशन सिस्टम से की हुई है। ये बच्चा टॉपर है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम की लेगेसी है। टॉपर चेक करते, जो 168 वाला था ना, ये 169 वाला बच्चा टॉपर है। फिर ये जो बच्चा है ये भी 168 वाला टॉपर बच्चा है। फिर इसके अलावा ये बच्चा 158 वाला है। फिर ये 150, किधर गया भाई, आजा आजा आजा, 155। फिर ये 164, 169। फिर यहाँ पे 156। फिर 166। तो ये लाइन ही अब चलती जाएगी, क्या क्या दिखाऊं नंबर। चलिए दिखाता हूँ। फिर आ जाओ इधर, रिजल्ट पे आ जाओ। यहाँ पे यूईटी का टॉपर बैठा है, नस्ट का टॉपर, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो, पास एजुकेशन सिस्टम की है। इसके अलावा जनाब ये नस्ट के टॉपर है भाई, नस्ट प्यास के टॉपर हैं। फिर एनटीएस में 99.95 का एग्रीगेट है, 93 का स्कोर आ रहा है हमारे बच्चों का। उसके अलावा एनटीएस में 92 है, फिर एनटीएस कॉमसेट्स में 92 है, फिर एनटीएस में 92 है, फिर एनटीएस में 92 है। ये फिर आईटीयू में टॉपर है। तो भाई फिर ये चेक करो, मेहरान के अंदर टॉपर बच्चा है, एनईडी के अंदर टॉपर बच्चा है, जीके के अंदर 20th मेरिट पोजीशन है, फास्ट में पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल टॉपर बच्चा, जिसका ओवरऑल सबसे ज्यादा एग्रीगेट बना, अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। ये ओवरऑल टॉपर बच्चा है, यू कैन चेक। इस लेवल का रिजल्ट पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चों का आया हुआ है, 90 90 90 लाइन लगी हुई है। इसके अलावा यूईटी तो हमारा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। यूईटी 90। अच्छा, यूईटी के बारे में कोई आपको गाइड भी करता है ना, तो उसको बोलना है आप लोगों ने। यूईटी के बारे में कोई आपको गाइड भी कर रहा है, नस्ट के बारे में आपको गाइड भी कर रहा है ना, तो ये उसको लाजमी जाके कमेंट करो कि पहले पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियो से देख के ना पहले इंफॉर्मेशन ले लो कि ये गाइड कैसे करना है। ठीक है, पहले खुद आप लोग गाइड हो जाओ। ये मेरा पैगाम देना आप लोगों ने अपनी तरफ से। कोई आपको यूईटी का गाइड करने लगे ना, यूईटी का, नस्ट का, तो उसको ना एक दफा बताना है, एक दफा बताना उसको, बोलना है कि भाई यूईटी की गाइडलाइन पहले ना पास एजुकेशन सिस्टम से ले लो, उसके बाद जाके बच्चों को बताना। ठीक है, या उसको बोलना है कि नस्ट की गाइडलाइन पहले ले लो, पहले ये पता करवा लो नस्ट के अंदर क्या क्या पैटर्न है, यूईटी में क्या क्या पैटर्न है, नस्ट में पढ़ाना कैसे है। कॉपी पेस्ट करना आसान है और झूठ बोलना आसान लगता है, कि इधर का कोई रिजल्ट पकड़ के लगा दिया कि ये हमारा बच्चा है। अब बच्चा बेचारा कहीं पे, बेचारा मासूम सा बच्चा कहीं और पे रिव्यूज दे रहा होता है। ठीक है, बच्चा रिव्यू दे रहा होता है कहीं पे कि मैंने पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा है। ठीक है, और लगा रहे होते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारे बैच में पढ़ा है। तो भाई आपका बच्चा अगर आपके बैच में पढ़ा है, तो बैच में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, बैच में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। यानी न्यू बैच लगाते हैं कि न्यू बैच है, लेकिन पुराने बैच को ही मर्ज कर देते हैं। न्यू चैप्टर शुरू किया, कह दिया ये न्यू बैच है। मैंने भाई न्यू चैप्टर शुरू करने में और न्यू बैच शुरू करने में जमीन आसमान का फर्क है। न्यू चैप्टर शुरू करने में और न्यू बैच में, बच्चों को गुमराह करके, मिसगाइड करके कह रहे होते हैं आजो बैच में। मेरे भाई मासूम बहनों, मासूम भाइयों, अपने अपने दोस्तों को भी बताओ कि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कहीं पे हो रहा है। पास एजुकेशन सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट राउंड 1 से पहले सिलेबस खत्म किया, राउंड 2 से पहले किया, यूईटी राउंड 1 से पहले हम खत्म करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्यास से पहले भी खत्म करेंगे, एनईडी से पहले भी खत्म करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये यूटी में 387 वाला बच्चा टॉपर बच्चा है, और इस बच्चे का फिर 371, फिर 371, फिर यहाँ पे 366, 366। भाई सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे लिख दो यूईटी, बात खत्म है। यूट्यूब पे लिख दो यूईटी, खुद ही पता चल जाएगा। यूट्यूब पे लिख दो यूईटी रिव्यूज, यूईटी, यूईटी ई कैट, पास्ट पेपर,
लिख दो। अगर लिख दिया बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारी वीडियोस ही आपको पास की शो होंगी, वही सुनो। कहीं किसी ऐसे बंदे के हत्थे ना चढ़ जाना जिसको खुद ABC भी नहीं आती, यूईटी की। यूईटी के बारे में ABC भी नहीं पता, यूईटी की। यूईटी कभी यूईटी को देखा तक नहीं है। एक भी वो मुझे बता दें कि उनके बैच में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, कि वो यूईटी को जानते हो, यूईटी से पढ़े हो। एवं बस ये यूईटी की तैयारी ये वो कर करके ट्रू पासियन बनना आप लोगों ने, ट्रू पासियन। यूईटी की तैयारी के लिए एंड गेम देखो, अपने रिजल्ट बताओ। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट देखो आपके सीनियर भाइयों ने किस किस लेवल के रिजल्ट लिए हैं। सारे पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे हैं। और ये हकीकत में ये रिजल्ट है, मेरे पास इन तमाम बच्चों के रिजल्ट कार्ड मौजूद है, नंबर मौजूद है। एक एक बच्चा पढ़ रहा है। एक फोन कॉल करूंगा ना, एक मैसेज करूंगा ना, सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे उधर, एक मैसेज पे। ये अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये है, तो अगर चाहते हो बैच में आना तो बेहतरीन ऑप्शन है, आ जाओ। आप लोगों की तैयारी मुकम्मल इंशाल्लाह करवा देंगे, 100% आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो अब बैच में कैसे आए सर? बैच में आने के लिए इस नंबर को नोट कर लो। इस नंबर पे इजी पैसा जैस कैश बना हुआ है, अपनी फ़ी को पे कर लो। अगर तो फ़ी नहीं पे कर सकते तो ठीक है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो यूट्यूब से। यूट्यूब से पढ़ो, मैं नहीं जोर दे रहा हूँ, ठीक है? यूट्यूब से फ्री में पढ़ो, ठीक है? कर सकते हो, अच्छा स्कोर, ठीक है। लेकिन अगर सिलेक्शन लेनी है ना, तो मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिलेक्शन के लिए बैच में आ जाओ। अगर थोड़ा सा कोई हिम्मत करके फी अरेंज कर सकते हो ना, 7,000 ट्राई कर लेना डिस्काउंट की, कि अगर डिस्काउंट दे ले तो अच्छी बात है। कह लेना सर तैमूर कह रहे थे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें, कोई 500,000 का डिस्काउंट कह देना मेरी तरफ से। लेकिन भाई फाइनेंस वाले जो टीम है ना, बड़ी सख्त है यार, ठीक है? वो नहीं बात मानते। अब मेरा भी उस पर कोई इख्तियार नहीं, मैं तो खुद एक छोटा सा मेंबर हूँ पास का, ठीक है? तो मैं आपको रिक्वेस्ट कह सकता हूँ कि आप उनसे कीजिएगा। बाकी फाइनेंस को मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है ना? मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं है। ऊपर मैनेजमेंट है जो कि चीज़ों को देख रहे हैं, टीचर्स की सैलरी है, फिर सारी चीज़ों को बनाने की कॉस्ट होती है। तो खैर फिर भी ट्राई कर लेना, 7,000 में कॉस्ट, इसमें डिस्काउंट है तो ठीक है, नहीं है तो 7,000 दे लो। फायदे की बात है। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत, भरपूर एक दफा रेड अर्ट्स बना के भेजो, और एक दफा इस, अच्छा मैं देखे इतनी चीजें कर रहा हूं ना, इस वीडियो के नीचे मुझे 500 कमेंट कर दो। 500 कमेंट कर दो, टारगेट दे रहा हूँ, 500 कमेंट करो इस वीडियो के नीचे। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।